नमस्कार साथियों। हमने पिछले अध्याय में अरब सागरीय अपवाह तंत्र का अध्ययन किया था। अरब सागरीय अपवाह तंत्र को दो अध्यायों में हमने पढ़ा। एक लूनी नदी और उसकी सहायक नदियां और दूसरा था माही और उसकी सहायक नदियां। आज हम बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का अध्ययन करेंगे। बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र, ये खाड़ी अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र। बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र राजस्थान के कुल अपवाह तंत्र का 22.4% भाग है। वे नदियां जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं, भले डायरेक्ट रूप से वो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिराती हो, वो उन नदियों में गिराती है और वो नदियां लास्ट में बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। तो ऐसी नदियों को बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। बंगाल का खाड़ी अपवाह तंत्र की जो प्रमुख नदी है वो है चंबल नदी। प्रमुख नदी है वो है चंबल नदी। चंबल नदी सुझाव प्राप्त हुआ था कि सर आप नक्शे के साथ पढ़ाई। मेरे साथी सुल्तान सिंह सोढ़ा उपनिरीक्षक और मेरे चाचे ससुर जी थे श्री महेंद्र कुमार जी, उनके द्वारा सुझाव प्राप्त हुआ था। उस सुझाव को अमल में ला रहा हूं। मैं आपको नक्शे के माध्यम से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। हालांकि ये टेक्निक है, धीरे धीरे फेमिलियर हो जाऊंगा इनसे, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा अच्छा सुधार होता जाएगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र की जो प्रमुख नदी है वो चंबल नदी है। चंबल नदी का प्राचीन जो नाम था वो चर्मण्यवती है। चर्मण्यवती नदी कहा जाता था इसको। इस नदी के जो उपनाम है, उपनामों में है चरमवती, चरमवती, सदानीरा, नित्यवाही, नित्यवाही, बारहमासी, बारहमासी, वह राजस्थान की कामधेनु, राजस्थान की कामधेनु, कामधेनु भी कहा जाता है। ये चंबल नदी के उपनाम है। चरमवती, सदानीरा, इसमें हमेशा जल बहता रहता है। नित्यवाही, नित्य बहती रहती है। 12 मास में इसमें जल बहता रहता है। इस कारण से 12मासी, नित्यवाही, सदानीरा। और राजस्थान की कामधेनु, कामधेनु इसलिए जैसे कामधेनु गाय है वो हर इच्छाओं की पूर्ति कर देती, ठीक वैसे ये पेयजल, सिंचाई, मत्स्य पालन, बिजली और अन्य आवश्यकताओं की जिन क्षेत्रों में यह बहती है पूर्ति करती है। इस वजह से इसे राजस्थान में राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है। ये इस नदी के उपनाम है। इस नदी का जो उद्गम है वो जानापाव, जानापाव पहाड़ी, जानापाव पहाड़ी, ये विंध्य पर्वत की श्रृंखला ही है। विंध्य, विंध्य पर्वत की ही पहाड़ी है। एमपी इसका उद्गम स्थल है। चंबल नदी मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की जानापाव पहाड़ी से निकलती है और यह नदी 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। यह नदी राजस्थान में चौरासीगढ़, चौरासीगढ़, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ में चौरासीगढ़, वहां से राजस्थान में प्रवेश करती है। नक्शे में देखिए ये मध्य प्रदेश का क्षेत्र है और ये यहां आती, ये देखिए ये चित्तौड़गढ़ का ही भाग है। तो यहां है चौरासीगढ़, यहां से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। एक बार हम इधर पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद में मैं इस नक्शे में आपको एक एक चीज है वो पॉइंट करके बता दूंगा, क्योंकि बार बार जैसे ये मिटाते हैं तो ये जो मार्क है वो मिट जाएगा। इसलिए
बात पीछे वाला एक साथ ही मैं पूरा बता दूंगा आपको इस नक्शे पे। तो 84गढ़ चित्तौड़गढ़ के समीप ये राजस्थान में प्रवेश करती है। चंबल नदी है उसका उद्गम स्थल से लेके और मुरादगंज इटावा उत्तर प्रदेश में जब ये यमुना नदी में मिलती है वहां तक इसकी कुल लंबाई है वो है 966 किलोमीटर। 966 किलोमीटर। राजस्थान में इसकी लंबाई 153 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? 153 किलोमीटर है और राजस्थान में ये 6 जिलों में बहती है। कितने जिलों में बहती है? 6 जिलों में बहती है राजस्थान की। तो 84गढ़ चित्तौड़गढ़ के समीप प्रवेश करती है। ये 6 जिले कौन कौन से हैं? चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, करौली व धौलपुर, व धौलपुर। इन 6 जिलों की 6 जिलों में 153 किलोमीटर ये बहती है राजस्थान में। क्लियर? चंबल नदी 84गढ़ के समीप राजस्थान में प्रवेश करती है। उससे जस्ट थोड़ा सा आगे ही चंबल और ब्राह्मणी नदी का संगम है। चंबल प्लस ब्राह्मणी, ब्राह्मणी नदी, इन दोनों का संगम है और इन दोनों के संगम पर बेसरोडगढ़ दुर्ग बना हुआ है। बेसरोडगढ़ दुर्ग। चंबल और ब्राह्मणी इन दोनों नदियों के संगम पर बेसरोडगढ़ जल दुर्ग बना हुआ है। बेसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में, यह राजस्थान का जल दुर्ग है। इस बेसरोडगढ़ जल दुर्ग को राजस्थान का वेलोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का वेलोर, वेलोर इसे कहते हैं। क्लियर? अब बेसरोडगढ़ से थोड़ा सा आगे चलते हैं। बेसरोडगढ़ के जस्ट समीप ही है इस चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात बना हुआ है। चूलिया जलप्रपात बना हुआ है। चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात बना हुआ है बेसरोडगढ़ के समीप ही, जिसकी ऊंचाई 18 मीटर है। कितना ऊंचा है ये? 18 मीटर ऊंचा है। ये चूलिया जलप्रपात राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात है। सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात है चूलिया जलप्रपात राजस्थान का। अन्य 2 जलप्रपात जो राजस्थान में प्रमुख है उसमें एक तो है भीमलत जलप्रपात जो मांगली नदी पर है बूंदी जिले में, और दूसरा है मैनाल जलप्रपात जो मैनाल नदी पर है भीलवाड़ा जिले में। लेकिन सर्वाधिक जो ऊंचा जलप्रपात है वो है चूलिया जलप्रपात, चंबल नदी पे बना है, बेसरोडगढ़ के समीप है। इसकी ऊंचाई 18 मीटर है। यह राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात है। यहां जस्ट पास में ही राउत बाठा में राणा प्रताप सागर बांध इस पे बना हुआ है। तो सबसे पहले हम एक साथ ही बांधों का वहां देखेंगे। तो ये था चंबल नदी है वो सदा निरा है। राजस्थान की एकमात्र नदी है जिसमें वर्ष पर्यंत जल बहता है। सर्वाधिक सतही जल लाने वाली यही नदी है। नित्यवाही नदी है। चंबल नदी इन 6 जिलों में बहती है। चंबल नदी पहले तो कोटा व बूंदी और बाद में कोटा व सवाई माधोपुर इन जिलों की सीमा बनाती है। चंबल नदी पहले तो ये देखिए यहां से ये नदी निकलती है और यहां जाती है। तो यहाँ ये थोड़ी सी जो सीमा देखो यहाँ मुड़ती है, तो ये सीमा है ये कोटा बूंदी की बनाती है। और फिर यहां से ये इधर मुड़ जाती है तो ये कोटा और ये सवाई माधोपुर, तो ये कोटा और सवाई माधोपुर की सीमा भी बनाती है और ये बूंदी और कोटा की सीमा भी बनाती है। ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की 240 किलोमीटर मध्य प्रदेश और राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाती है। अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है ये
40 किलोमीटर। ये अंतर्राज्यीय सीमा कौन सी है? ये देखिए, धौलपुर यहां से शुरू होती है, ये यहां से लेके और यहां तक, ये एमपी है इधर, ठीक है। और ये राजस्थान के जिले हो गए सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर। तो ये 204 किलोमीटर जो ये देखिए ये सीमा, ये अंतर्राज्यीय नदी सीमा है जो 204 किलोमीटर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में। ये अंतर्राज्यीय नदी सीमा राजस्थान की सर्वाधिक नदी राज्य सीमा है, मतलब सबसे बड़ी यदि अंतर्राज्यीय नदी सीमा रेखा किसी राज्यों में के बीच में है तो वो राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में ये चंबल नदी बनाती है। इस अंतर्राज्यीय सीमा पर मैं आपको क्लियर बता चुका कि राजस्थान के 3 जिले स्थित हैं, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर, जिसमें संभवतः सबसे ज्यादा अंतर्राज्यीय सीमा देखिए यहाँ धौलपुर के यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक लगती है। तो संभवतः सबसे ज्यादा जो सीमा अंतर्राज्यीय सीमा है 240 किलोमीटर में, ये धौलपुर जिले की लगती है। अब इस नदी के किनारे 3 प्रमुख शहर बसे हुए हैं। चलो टेक्निक मिस्टेक रही है कोई। 3 प्रमुख शहर बसे हुए हैं, वो कौन से? रावतभाटा, केशोरायपाटन, रायपाटन व कोटा शहर। ये राजस्थान के 3 प्रमुख शहर हैं। रावतभाटा चित्तौड़गढ़, केशोरायपाटन बूंदी, जहां केशोरायपाटन में वो मंदिर बना हुआ है चंबल नदी के किनारे ही है, और कोटा शहर। ये राजस्थान के 3 प्रमुख शहर हैं जो चंबल नदी के किनारे बसे हुए हैं। और कोटा दुर्ग जो है, कोटा दुर्ग, ये चंबल नदी के किनारे ही बना हुआ है। चंबल नदी का जो अपवाह क्षेत्र है, चंबल नदी का जो अपवाह क्षेत्र है उसमें अवनाली का अपर्दन सर्वाधिक हुआ है। अवनाली का अपर्दन, अवनाली का अपर्दन, नाली का अपर्दन। अवनाली का किससे बना? नाली का अपर्दन, मतलब चंबल की धाराओं से इस जो क्षेत्र है चंबल वाला, वहां इनकी धाराओं के बहते प्रभाव से अपर्दन काफी हुआ है, मतलब गहरे गहरे गड्ढे बन गए हैं, इन नालिकाओं से गहरे गहरे गड्ढे बन गए हैं। तो उस प्रकार का जो अपर्दन है वो अवनाली का अपर्दन कहलाता है, यानी जल की धाराओं द्वारा जो अपर्दन होता है वो अवनाली का अपर्दन कहलाता है। और चंबल की धाराओं की वजह से चंबल का जो बहाव क्षेत्र राजस्थान में है वहां पर अवनाली का अपर्दन सर्वाधिक हुआ है, गहरी गई खाइयां बन गई हैं। इस अवनाली का अपर्दन से उत्खात स्थलाकृतियां बनी है, उत्खात स्थलाकृतियां बनी है। चलिए, इस अवनाली का अपर्दन से उत्खात स्थलाकृति बनी है। चंबल नदी अवनाली का अपर्दन से, चंबल जो नदी क्षेत्र है उसमें अवनाली का अपर्दन से कंदरायुक्त क्षेत्र का निर्माण हुआ है। कौन सा? कंदरायुक्त क्षेत्र का निर्माण हुआ है, जिसे बीहड़ कहते हैं। किस नाम से जाना जाता है? बीहड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जिसे बीहड़ कहते हैं। चंबल के अवनाली का अपर्दन से कंदरायुक्त क्षेत्र का निर्माण हुआ है, जिसे बीहड़ कहते हैं। चंबल के बीड़ और उसका जो आसपास का जो क्षेत्र है वो राजस्थान में डांग क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। डांग क्षेत्र, चंबल का बीड़ व उसका आसपास का क्षेत्र राजस्थान में डांग क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ये डांग क्षेत्र सर्वाधिक दस्यु प्रभावित क्षेत्र है। दस्यु प्रभावित क्षेत्र है। दस्यु मतलब डाकों से प्रभावित क्षेत्र रहा है, क्योंकि अवनाली का अपर्दन हुआ है, गहरे गहरे खदान खाइयां बन गई हैं, वहां डाकुओं के लिए छुपना रहना सुविधाजनक हो गया, लूटपाट करके उन कंदराओं में, इन बीड़ों में घुस जाना। इस वजह से ये क्षेत्र है वो दस्यु प्रभावित क्षेत्र है। राजस्थान में सर्वाधिक जो डांग क्षेत्र है
वो तो सवाई माधोपुर जिले में है, सवाई माधोपुर में। राजस्थान में सर्वाधिक डांग क्षेत्र सवाई माधोपुर में है। और प्रतिशत की हम बात करें कि डांग क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत किस जिले में है, तो वो है धौलपुर में। सर्वाधिक डांग क्षेत्र का जो प्रतिशत है वो किस जिले में है, वो है धौलपुर में। और सर्वाधिक क्षेत्र है वो है सवाई माधोपुर में। करौली को डांग क्षेत्र की रानी कहा जाता है। करौली को क्या कहते हैं, डांग क्षेत्र की रानी करौली को कहते हैं। चंबल जो नदी है, चंबल नदी पर राजस्थान में 3 और मध्य प्रदेश में 1, मतलब चंबल नदी पर कुल 4 बांध बने हुए हैं। मध्य प्रदेश में इस पर गांधी सागर बांध बना हुआ है। गांधी सागर बांध, सागर बांध चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले में बना हुआ है। मंदसौर जिले में चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध बना है, जो चंबल नदी पर बना हुआ सबसे बड़ा बांध है। चंबल नदी पर बना हुआ सबसे बड़ा बांध जो है वो गांधी सागर बांध है, मंदसौर मध्य प्रदेश में। जबकि चंबल नदी पर यदि राजस्थान में बने हुए बांधों में सबसे बड़े बांध की बात करें तो वह है राणा प्रताप सागर बांध। चंबल नदी पर राजस्थान में 3 बांध बने हुए हैं। पहला राणा प्रताप सागर बांध, ये रावतबाटा में, रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में। क्लियर। दूसरा जो बांध है इस नदी पर बना हुआ है वो है जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध। ये बोराबास कोटा में है, वहां बना हुआ है। और तीसरा इस पर है, तीसरा कोटा बैराज बांध। ये 3 बांध चंबल नदी पर राजस्थान में बने हुए हैं, जिसमें राजस्थान में चंबल नदी पर बना हुआ सर्वाधिक जो बड़ा बांध है वो राणा प्रताप सागर बांध है। राजस्थान के बांधों में यदि सर्वाधिक जल भंडारण क्षमता की दृष्टि से हम बात करें तो वो सबसे बड़ा बांध भी राणा प्रताप सागर बांध है, जिसकी जल भंडारण क्षमता सर्वाधिक है। राणा प्रताप सागर बांध से ही रावतबाटा में जो परमाणु पर बिजली घर है उसको जल की आपूर्ति होती है। और दूसरा इस पे बना हुआ बांध जवाहर सागर, बोराबास कोटा में और कोटा बैराज, ये 3 बांध राजस्थान में बने हुए और एक मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध बना हुआ। अब हम बात करते हैं चंबल की जो सहायक नदियां हैं उनकी। चंबल में पहले 84 गढ़ से जस्ट आगे बढ़ते ही चंबल और ब्राह्मणी, इसकी सहायक नदी कौन सी है, ब्राह्मणी। इन दोनों नदियों के संगम पर बेसरोडगढ़ दुर्ग बना हुआ है, बेसरोडगढ़ दुर्ग बना हुआ है। तो ब्राह्मणी इसकी सहायक नदी है। अगली इसकी सहायक नदी है काली सिंध नदी। काली सिंध का उद्गम देवास मध्य प्रदेश में है और ये चंबल की सहायक नदी है। काली सिंध नदी पर ही झालावाड़ शहर बसा हुआ है। झालावाड़ जो शहर है वो काली सिंध नदी के किनारे ही बसा हुआ है। पहले भी मैं काफी जिला मुख्यालय बता चुका, ध्यान होगा आपको। बांडी नदी के किनारे पाली जिला मुख्यालय, शोकड़ी नदी के किनारे जालोर जिला मुख्यालय, घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जंक्शन, काली सिंध के किनारे झालावाड़ जिला मुख्यालय, चंबल नदी के किनारे कोटा जिला मुख्यालय। तो ये ध्यान रखिएगा। तो काली सिंध है इसकी सहायक नदी, हम सहायक नदियों की बात कर रहे हैं। तो काली सिंध है वो चंबल की सहायक नदी है और नानेरा कोटा जिला में है। यहां ये चंबल नदी में मिल जाती है, नानेरा में। अगली सहायक नदी है वो इसकी है पार्वती को पारा उपनाम से भी जाना जाता है, पार्वती को पारा भी कहते हैं। पार्वती इसकी सहायक नदी है। ये
यह गांव है पालिया गांव, पालिया गांव सवाईमाधोपुर में, सवाईमाधोपुर में पालिया गांव में पार्वती नदी है, वो चंबल नदी में मिल जाती है। पार्वती चंबल की सहायक नदी है। अगली सहायक नदी की हम बात करें तो वो है मेज। मेज मेज नदी लाखेरी बूंदी में, लाखेरी बूंदी में चंबल नदी में मिल जाती है। अगली जो सहायक नदियां हैं दो, वो है चंबल प्लस बनास प्लस सीप। इन तीनों नदियों का त्रिवेणी संगम है रामेश्वर धाम। रामेश्वर धाम ये सवाईमाधोपुर में है। सवाईमाधोपुर में रामेश्वर धाम में चंबल, बनास और सीप इन तीनों नदियों का त्रिवेणी संगम है रामेश्वर धाम में। और रामेश्वर धाम महर्षि परशुराम की तपोस्थली रहा है। तो इस तरह से ये थी चंबल और उसकी सहायक नदियां। अब ये चैप्टर काफी लंबा हो गया है, तो इनकी सहायक नदियों को हम अलग से लेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। अब हम नक्शे में देख लेते हैं। नक्शे में आप देखिए सभी, चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और यहां देखिए ये चित्तौड़गढ़ का भाग है। जब नक्शा देख रहे हैं तो नक्शे, राजस्थान के नक्शे में दो जिले ऐसे हैं जो जिले के दो भाग हैं, मतलब बीच में किसी दूसरे जिले की सीमा आ जाती है। ये दो है, एक तो चित्तौड़गढ़, ये देखिए चित्तौड़गढ़ ये, और यहाँ बीच में थोड़ा सा देखो ये भीलवाड़ा वाला आ जाता है, यहाँ से लिंक अलग हो जाता है, और ये रावतबाटा, ये चित्तौड़गढ़ में। तो दो भाग हो गए। इसी प्रकार अजमेर है, अजमेर में देखिए ये अजमेर है, ये अजमेर, और बीच में देखिए ये इधर भीलवाड़ा आ गया और इधर पाली आ गया। लेकिन यहाँ देखिए टॉडगढ़ वाला जो क्षेत्र है, टॉडगढ़, वो ये अजमेर का भाग है। ये क्वेश्चन भी पुटअप होते हैं। ये दो जिले ऐसे हैं, जब बात आएगी नक्शा आ गया सामने तो। अब देखिए यहाँ ये 84गढ़ है, यहां से ये चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। इसके जस्ट बाद में यहाँ आगे चलती है थोड़ी सी, तो यहाँ इसमें ब्राह्मणी नदी आके मिलती है, और इन दोनों नदियों के संगम पर बेसरोडगढ़, राजस्थान का जो प्रसिद्ध जलदुर्ग है वो बना हुआ है, जिसे राजस्थान का वेलोर कहते हैं। इस बेसरोडगढ़ के जस्ट समीप ही चूलिया जलप्रपात है, चंबल नदी पर बना हुआ चूलिया जलप्रपात है, जो 18 मीटर ऊंचा है। ये राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात है। चूलिया जलप्रपात चलते ही यहाँ ये रावतबाटा में यहाँ चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है, जो राजस्थान में चंबल नदी पर बने हुए बांधों में सर्वाधिक बड़ा बांध है। और राजस्थान में सर्वाधिक जल ग्रहण क्षमता वाला बांध भी, भंडारण वाला बांध भी रावतबाटा राणा प्रताप सागर है। इस राणा प्रताप सागर बांध से ही रावतबाटा जो परमाणु बिजली घर है उसको जल की सप्लाई होती है। अब यह नदी चित्तौड़गढ़ से कोटा में प्रवेश करती है, और यहाँ कोटा जो शहर है वो इस नदी के किनारे बसा हुआ है। कोटा बैराज यही है, और कोटा का जो दुर्ग है वो इस नदी के किनारे बना हुआ है। रावतबाटा है वो इस नदी पर बसा हुआ है। फिर कोटा से जस्ट आगे चलते हैं, यहाँ जवाहर सागर बांध है जो बोराबास कोटा में ही है, इस नदी पे बना हुआ है। फिर ये नदी आगे बढ़ती हुई इधर से ऐसे निकलते हैं, यहाँ ऐसे ऐसे देखो इस जगह। तो इस जगह यहाँ ये देखो बूंदी, और ये बूंदी जिला हो गया और ये कोटा जिला। तो पहले तो ये बूंदी और कोटा की सीमा बनाती है, फिर ये देखो इधर मुड़ जाती है, यहाँ से यहाँ। तो ये सवाईमाधोपुर हो गया और ये कोटा हो गया। तो उसके बाद में पहले ये कोटा बूंदी की सीमा बनाती है, और उसके बाद में कोटा और सवाईमाधोपुर जिले की भी ये सीमा बनाती है। फिर ये देखिए, फिर यहाँ से ये शुरू होके चलती चलती ये देखो सवाईमाधोपुर, फिर करौली से आगे धौलपुर, ऐसे निकलती है ये। तो ये अंतरराज्यीय नदी सीमा बनाती है। ये देखो ये सवाईमाधोपुर, करौली और ये धौलपुर, ये इधर एमपी रह गया, एमपी। तो ये अंतरराज्यीय नदी सीमा बनाती है। वो कितनी है? 204 किलोमीटर, 204 किलोमीटर अंतरराज्यीय सीमा बनाती है ये, जो भारत की सर्वाधिक लंबी अंतरराज्यीय नदी सीमा है। इस अंतरराज्यीय सीमा 240 किलोमीटर पर राजस्थान के 3 जिले बसे हुए हैं, सवाईमाधोपुर, करौली और
धौलपुर। क्लियर। इसमें देखिए धौलपुर की यहां से लेके और यहां से लेके यहां तक सीमा लगती है, और करौली की यहाँ और सवाई माधोपुर की यहाँ। इसका मतलब 204 किलोमीटर जो अंतरराज्य नदी सीमा रेखा जो है उसमें सर्वाधिक जो सीमा लगती है वो संभवतः धौलपुर जिले की लगती है। तो ये था राजस्थान में चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र। यहाँ सवाई माधोपुर में यहाँ रामेश्वर धाम है, जहां इधर से देखिए आगे अध्याय में बता दूंगा, यहाँ से बनास नदी खमनोर की पहाड़ियां से निकलती है, बनास राजसमंद से चित्तौड़गढ़ में जाती है, चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से अजमेर, अजमेर से टोंक, और यहाँ आ जाती है रामेश्वर धाम। रामेश्वर धाम में वो नदी यहाँ शिव के साथ मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है। ये जो रामेश्वर धाम है महर्षि परशुराम की तपोस्थली रहा है। तो इस तरह से ये राजस्थान में चंबल का प्रवाह क्षेत्र है। ये राजस्थान में देखिए पहले चित्तौड़ 1, कोटा 2, बूंदी 3, सवाई माधोपुर 4, करौली 5 और धौलपुर 6 जिलों में बहती है। ये राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? 153 किलोमीटर है। राजस्थान के अंदर इसकी लंबाई कितनी है? 153 किलोमीटर है, क्योंकि ये तो अंतरराज्य नदी सीमा बन गई ना भाई, इसको राजस्थान में थोड़ी मान सकते हैं, ये तो दोनों के हो गए। तो यहाँ ये जो यही मानी जाएगी राजस्थान में, तो यहाँ तक जो राजस्थान में ये, तो ये दूरी कितनी है? 153 किलोमीटर है। तो इस तरह से ये अध्याय काफी लंबा हो गया। हम चंबल की जो सहायक नदियां हैं उनका अध्ययन जो है वो नेक्स्ट अध्याय में करेंगे।